नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव्वसाहनं मेसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपनाशनं मंगलानं च सव्वेशं परमं भवई मंगलम। अ, हाँ, तो आज एक बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है। मान। अ, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। अ, एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अ, ये जो हमारी जो पापस्थानक की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज जो है वो सेवेंथ पापस्थानक यानी कि मान। अभी मान यानी कि क्या? मान एक ऐसी चीज है जो हर एक मानव के अंदर होती है। चार गति होती है। कौन कौन सी? मनुष्य, देवलोक, नरक और तिर्यंच। अभी इन चारों के अंदर कुछ ना कुछ कषाय, मान, माया, लोभ, ये चारों के चार मतलब जो भी चार कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो चारों के चार चीजें जो है वो मतलब जो लोभ है वो देवों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर माया जो है वो तिर्यंच के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्रोध नारकी के जीवों के अंदर सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं नारकी के जीव। और मान यानी कि अहंकार, ईगो, प्राउडी, जो भी बोलो, वो जो है ये मान जो चीज है वो मानवों के अंदर यानी कि मनुष्य, ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अभी ये जो मान नाम का जो पाप है वो कैसे अपने जीवन को और कैसे अपने अपना जो लाइफ है उसमें किस तरह से अपने को ये पाप रूपी बनता है। अभी मान एक ऐसा चीज है कि हमको कहीं पे जैसे वो आता है मान मतलब ऐसे वो हमने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। तो ऐसे वो इतना अहंकार, इतना ईगो होता है किसी किसी इंसान को कि कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको जो है किसी के सामने वो झुकेगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन अगर उसके अगेंस्ट में ही क्यों ना हो कोई चीजें, लेकिन फिर भी कोई ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि अपने आप को वो झुकाएंगे नहीं किसी के सामने। जैसे रावण का एग्जाम्पल लेते हैं कि कितना ज्यादा रावण को बोला गया है कि कितना ज्यादा वो अहंकारी था, कितना अहंकार उसके अंदर पड़ा हुआ था। उसकी खुद की शक्तियों का, उसके जो पूरी जो लंका थी, सोने की लंका, उस चीज का अहंकार, और उसके ऊपर से उसके मतलब जितने भी भाई वगैरह थे और उनके जो पुत्र वगैरह थे, हर एक चीज पे उनको अहंकार था। और उनका अहंकार जो है वो पूरा का पूरा नाशवंत हो गया। उनकी पूरी नगरी लंका भी जल के राख हो गई, उनका भाई भी उनके अगेंस्ट चला गया। और उनको जो है ये श्री राम ने आके हरा भी दिया लास्ट में। तो उसको जो है इतना ज्यादा अहंकार था, भले ही वो कितना ज्यादा बुद्धिशाली, सत्वशाली, शौर्यवान और इतनी ज्यादा शक्तियां रावण के अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन सिर्फ ये अहंकार, ये मान, उसके अंदर इतना ज्यादा अभिमान था कि उसके चलते उसको मुंह के बल गिरना पड़ा। तो वैसे ही आज ये मान की बात करनी है कि मान एक कैसा होता है। मतलब मान को ना शिखरों की, पर्वतों का जो शिखर होता है उसकी उपमा दी गई है। अब ये मान से रिलेटेड आज एक बहुत ही सुंदर सी एक स्टोरी। एक स्थूलीभद्र जिनकी स्टोरी की बात आती है, स्थूलीभद्र कौन थे और उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में यू टर्न आए और उनको जो है दीक्षा लेने की भावना हुई। और लेकिन उनको भी ये जो स्थूलीभद्र थे, 10 पूर्वधर, उनको भी मान ने बहुत ही ज्यादा जो है वो मान के अंदर आ गए। और किस तरह से वो जो है वो 14 पूर्वधर पढ़ते पढ़ते मतलब वो पढ़ ही नहीं पाए, और उससे पहले ही उनको जो है ये मान के कारण उनको ज्ञान नहीं मिल पाया, पूरा ज्ञान उनको नहीं मिल पाया। भी वो किस तरह से, वो देखते हैं। ये जो स्थूलीभद्र जी थे, ये हो गया। हाँ,
तो उनके जो पिता, एक मिनट, तो जो स्थूलीभद्र जो थे उनके जो पिता थे उनका नाम था शगदाल। अब ये शगदाल मंत्री जो है वो, हाँ, तो ये जो शगदाल मंत्री जो है वो जो है वो नंदा डायनेस्टी आपने सुना होगा। तो ये नंदा डायनेस्टी 15 सेंचुरी या फिर उससे भी पहले की बात है। लगभग लगभग तब ये नंदा डायनेस्टी वगैरह आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में कहीं ना कहीं। तब उनके पिता जो थे वहां के मंत्री थे, वहां पर एज अ मंत्री का पदवी उनके पास था, और वो वहां पर राजा, एक राजा का नाम आता है, वो एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो शगदाल मंत्री नंदा डायनेस्टी के जो राजा थे वहां पर वो मंत्री के पद में थे। और ये जो शगदाल मंत्री थे उनके 2 पुत्र और 7 पुत्रियां, मतलब कि उनको टोटल 9 बच्चे थे। तो 2 जो पुत्र थे उनमें से एक पुत्र का नाम था स्थूलीभद्र, जो कि वो बड़े वाले पुत्र थे। और दूसरे पुत्र जो उनका नाम था श्रीयक। अभी बाकी की जो 7 पुत्रियां हैं वो भी हर एक जो जिन इनके जो पुत्र और पुत्री थे, हर एक में एक एक ऐसे गुण पड़े हुए थे कि उसके चलते ये मंत्री जो है वो सच मंत्री, जब भी कोई भी शास्त्र की बात आती है तो मंत्री, मतलब हम जब चेस वगैरह भी खेलते हैं तो राजा से पहले अगर रानी मर जाती है चेस के अंदर तो वो रानी की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो रानी जो है वो हर जगह से राजा को प्रोटेक्ट करती है। तो वैसे ही शास्त्र में भी या फिर कोई भी स्टोरी आप ले लोगे तो जितने भी किंग होते हैं उसका जो किंगडम रहता है उसको हमेशा ही मंत्री बहुत ही अच्छी तरह से उसका निर्वाह करता है, और बहुत ही अच्छी तरह से किंगडम को चलाने में और उनको जो है वो सारे ज्ञान देने में, जितनी चालें होती है या फिर बाकी का जो खबर वगैरह रहता है, हर एक चीज जो है ये मंत्री रखता है। अब ये शगदाल मंत्री बहुत ही ज्यादा चालाक, बहुत ही ज्यादा शातिर था और बहुत ही शार्प था बुद्धि से। वैसे ही जो बुद्धि उनके पास थी वो उनके बेटों और बेटियों में आई थी। अभी ये जो शगदाल मंत्री था, राजा तो उनको बहुत ही ज्यादा चाहता था, लेकिन राजा को एक थोड़ा सा उनको एक ये था कि उनको कविताएं बहुत पसंद थी। अभी ये कविता के पीछे वो इतने पागल थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुझे जो है हर रोज जो भी कविता वगैरह सुनाएंगे उनके लिए मैं कुछ ना कुछ एवरीडे सोना मोहर दूंगा। एक कविता पे एक सोना मोहर या फिर ऐसे 3-4 लाइंस पे एक सोना मोहर, मतलब कोई मुझे श्लोक सुनाए, कोई मुझे कविता सुनाए, लेकिन उनका ये था कि कोई भी कविता या फिर कोई भी श्लोक जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम न्यू न्यू ब्रांड होना चाहिए और अभी लिखा हुआ, या फिर आप रचना करो खुद से या फिर मैंने कभी नहीं सुना हो वैसा कुछ भी हो, मुझे जो है वो कॉपी पेस्ट भी नहीं चाहिए। तो ऐसा उन्होंने अनाउंस किया और जो भी मेरे को श्लोक कविता है जो भी सुनाएगा वो मैं उनको सोना मोहर दूंगा। अभी ये जो मंत्री थे उन्होंने उस बात पे तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, उनको राजा जो थे उनकी मन मर्जी के मालिक थे, उनको जो करना था वो कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, एक कवि बाहर गांव से आता है, बाहर उनका जो देश था ये नंदा डायनेस्टी, उनसे बाहर से एक कवि आता है। और ये जो कवि है वो एवरीडे उनको नई नई कविताएं सुनाता है, नई नई रचना करता है, नई नई पंक्तियां लिखता है। एवरीडे वो नया कुछ मटेरियल लेकर आता है राजसभा के अंदर और ये राजा को सुनाता है। और ये राजा इतने ज्यादा प्रभावित, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनको जो है ये मतलब राजा खुश होने पर वो पहले तो एक एक सोना मोहर देते थे हर एक कविता पे और ऐसे, और बाद में जाके वो उनको उन्होंने बोला कि आपको जितने भी सोना मोहर चाहिए वो आप ले सकते हो। अभी ये जो कवि था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, वो मुंह मांगी कीमत बोलता था और राजा उसको दे देता था, कभी 100, कभी लाख, कभी हजार, कभी ऐसे वो लाखों सोना मोहर और लेकर जाता था। अब ये जो शगदाल मंत्री है वो बोलता है ऐसे तो राजा पूरा कंगाल हो जाएगा, उसकी पूरी प्रजा का निर्वाह कैसे होगा। और ये राजा सिर्फ कवि पे इतना लुटा रहा है जबकि जरूरत भी नहीं है, और ये कविता लिख रहा है, अच्छी लिख रहा है, नो डाउट। लेकिन ये जो राजा है
अगर पूरी की पूरी अपनी सोना मोर वगैरह जितना भी खजाना है वो सब इस कवि पे लुटा देगा, तो फिर आगे क्या होगा। ये कवि जो है एवरीडे ऐसे ही वो एवरीडे नई नई अभी कविताएं सुनाए जा रहा है, लिखे जा रहा है, रचना हो रही है और वही क्रम चल रहा है। राजा सुनता है कविता, एवरीडे नई नई सुनता है, एवरीडे इतनी सारी सोनामोर उसके खजाने में से खाली हो रही। अभी ये जो मंत्री है शगदाल मंत्री, उसको बहुत ज्यादा फील होता है और वो एक चाल चलता है। और वो शातिर तो था ही, पहले से उसने प्लानिंग करके रखा था। क्या प्लानिंग था अभी उनका, जो उनकी 7 बेटियां थी, तो सातों बेटियों का नाम आता है यहाँ पर। और ये एक जो 7 बेटियां थी उनका ऐसा था कि जो पहली बेटी थी उसको सिर्फ वो एक बार पढ़े या सुने उसको एक बार में वो चीज याद रह जाती थी। दूसरी जो बेटी थी उसको 2 बार सुने या पढ़े उसको याद रह जाता था। तीसरी जो बेटी थी उसको 3 बार। ऐसे करते करते 7 बेटियां थी, तो सातों बेटियों को ऐसे याद रहता था कि अगर जो 7th वाली बेटी है अगर वो 7 टाइम्स किसी चीज को सुने या पढ़े उसको वो तुरंत याद रह जाता था। अभी ये शगदाल मंत्री ने क्या किया, उनका भी नाम आता है, उनका जो नाम जैसे हम लोग भरे सर की सज्जाए के अंदर आता है, जखा या जखा दिना भुआ तहचे वो भुआ दिनाया। फिर वो बाद में आता है सेना वेना रेना तो भइयो थूली भद्दस। थूली भद्दस से यानी यहाँ पर कौन, ये जो स्थूली भद्र जो है उनकी बहनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी ये जो दोनों ये जो सातों बहनें थी स्थूली भद्र की बहनें थी, और ये जो मंत्री थे शगदाल मंत्री उनकी बेटियां थी। तो ये जो सातों बेटियां थी वो इतनी ज्यादा शार्प थी और बचपन से ही उनको इस बुद्धि, ये ऐसी बुद्धि मिली थी कि एक बार कोई पढ़े तो ये जो उनका नाम था यक्षा, उसको याद रह जाता था। यक्ष दिन्ना को अगर वो 2 बार पढ़े तो यक्ष दिन्ना को याद रहता था। तीसरा जो उनकी तीसरी जो बेटी है उनका नाम था भूता, उनको जो 3 बार अगर कुछ पढ़े या सुने तो 3 टाइम में वो याद एकदम बाय हार्ट लर्न, मतलब ऐसे हो जैसे हम लोग एग्जाम्स वगैरह में मगअप करते हैं। हमको कितना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करते, पुरुषार्थ करते, रात को जागते सोते, तब जाके हमको ये याद रहता है। लेकिन ये जो थी उनको बचपन से ही ऐसी उनके पास बुद्धि थी कि उनको फटाक से वो चीज याद रहते। अभी ये जो कवि था वो एवरीडे वो कविता तो सुना रहा था। एक दिन शगदाल मंत्री ने क्या किया, उन्होंने बोला कि राजन, आपको जो है ये ये जो कवि है, वो कवि जो है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, और वो जो कॉपी पेस्ट वाली जो कविताएं हैं वो कविताएं सुना रहा है आपको। अभी ये राजन ने बोला कि नहीं नहीं, वो तो एवरीडे मुझे नई नई कविताएं सुनाता है, न्यू पोयम्स एवरीडे, न्यू श्लोक, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये मंत्री ने बोला कि नहीं, आप देखो, ये जो कविताएं है ये तो मेरी बेटियां भी बोल सकती है। अभी उसने क्या किया, एक दिन जिस दिन वो कविता सुनाने वाले कवि आने वाले थे उसी दिन ये सातों बेटियों को लेकर गया। यक्षा यक्ष दिन्ना भूता भूत दिन्ना इन सबको ना वो मंत्री जो शगदाल मंत्री है उनको पूरे राज्यसभा में लेकर गए। और उन्होंने बोला कि आप कविराज जो है अभी एक श्लोक सुनाओ, और ये श्लोक जो है मेरी सातों बेटियां बोलेंगी। अभी उसने क्या ट्रिक किया कि वो जो कवि थे उन्होंने कविता बोल दी। अभी वो जो यक्षा उनकी जो फर्स्ट बेटी थी जिसको एक ही बार पढ़ने में और सुनने में याद रह जाता था, उन्होंने एक टाइम वो रिपीट कर दिया। अभी अभी 2 बार ये रिपीट हो गया था, वो कवि ने भी सुना दिया था और वो यक्षा ने भी बोल दिया था। तो उनकी जो दूसरी बेटी थी यक्षदिन्ना, उसको भी दूसरी मतलब उन्होंने 2 बार सुनने पर उनको भी याद रह जाता है, तो दूसरी बेटी ने क्या किया, उन्होंने भी कविता बोल दी। तीसरी बेटी ने 3 बार उन्होंने सुन ली थी, इसलिए उसको भी याद रह गया, उसने भी फटफटा मतलब वो ऐसे कविता बोल दी एकदम ऐसे वो फास्ट, उन्होंने उसको भी कैचअप कर लिया। फिर फोर्थ, जैसे वो रट्टू पोपट होते ना वैसे अभी फोर्थ जो बेटी थी उनकी भूता, उस मतलब हाँ भूत दिन, उसने भी ये जितनी भी कविता जितनी बार है वो रिपीट हो रही थी, सातों बेटियों ने वो पूरी की पूरी कविताएं सुना दी। अभी ये मंत्री जो है उसने अपनी चाल चल दी थी,
कि हाँ, अपनी सातों बेटियों से कविता बुला दी। अभी ये राजा जो है वो बहुत ही ज्यादा विचार में आ गए। राजा ने बोला कि हाँ, ये जो कवि है मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये कविता जो है इनकी बेटियों को आती है, जबकि वो तो छोटी है। और ये मुझे अभी तक रिपीट ही कविता सुना रहा था, कॉपी पेस्ट वाली इस कविता सुना रहा था, और मैं इसको बेवकूफ बनाते जा मतलब ये मुझे बेवकूफ बनाते जा रहा है, मैं बेवकूफ बनते जा रहा हूँ। मैंने इतनी सोना मोहर जो है इसको दे दी। अभी ये जो कवि है बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि नहीं, इस कविता को तो मैंने कल रात को ही रचना की थी। इन बेटियों को कैसे आती, ये सातों की सात बेटियां जो है और ये जो मंत्री उनका जो पापा है, ये सब मुझे मिलकर बेवकूफ बना रहे। तो एक तरफ राजा है, एक तरफ मंत्री है, एक तरफ उनकी सात बेटियां हैं, और एक तरफ ये कविराज है। कविराज ने अच्छे से पोयम लिखी, रात को ही लिखी, और उसने सुनाई राजा को। अभी ये राजा ने सुनी, उसको तो सही बराबर लगा, लेकिन ये मंत्री ने क्या चाल चली, अपनी सातों बेटियों को सुनाई, जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली थी, उन्होंने फटाक से वो कैप्चर कर लिया था। तो उन्होंने सब कुछ पोयम्स बोल दी। राजा बहुत ज्यादा गुस्से में, मंत्री अपनी चाल चल चुका है, वो एकदम हैप्पी है। ये जो है अभी तक वो सोच में पड़ा हुआ है कवि कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और उनकी बेटियों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। उन्होंने पिता की आज्ञा के अंदर वो आए थे राजसभा में, और फिर वो वापस अपने घर चल दी। अभी क्या होता है कि ये जो राजा इतना ज्यादा गुस्से में था, उसने पूरी सारी की सारी सोनम और ले ली कि कविराज, आप मुझे कॉपी पेस्ट वाली ही कविताएं सुना रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अभी इसका बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है कविराज का। क्यों? क्योंकि उसका मान गया, उसका जो ईगो था, उसका अभिमान जो था, उसको अपनी कविताएं पे इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी वो रचना करके वो राजा के सामने समक्ष पेश करता था। तो वो राजा जो है उसकी इंसल्ट करता है, उसकी सारी सोनम और ले लेता है वापस। और ये जो उसको मान, उसके खुद पे अभिमान पे मतलब अहंकार पे ठेस पहुंची, उसके कारण ये जो कविराज जो है उसने बदला लेने का सोचा। उसने बोला कि मेरे मान को इंसल्ट पहुंचाई है, मुझे जो है मेरे कविता पे मुझे गर्व था, और उसके चलते आपने मेरी कविताएं मुझसे छीनी। ये मंत्री से मैं अवश्य बदला लूंगा। अभी मंत्री जो है वो भी अच्छी सोच रख रहा था। क्यों? क्योंकि सारी अगर सोनम और राजा लुटा देंगे तो ये प्रजा का क्या होगा। अभी ये कविराज ने क्या किया, स्पाई रख दिए, गुप्तचर रख दिए उसके घर के आजू बाजू, मंत्री के घर के आजू बाजू। और उसको उस टाइम से पता चला कि ये जो उनकी सातों बेटियां हैं और ये जो मंत्री है, उन्होंने सबने मिलके मुझे धोखा दिया। क्या धोखा दिया? कि ये जो सातों बेटियां हैं पहले से ही, बचपन से ही इतनी बुद्धिशाली है कि उनको एक बार सुनने पर, दो बार सुनने पर, तीन बार सुनने पर, ऐसे 1 to 7 बेटियों को ऐसे याद रह जाता है। तो इन्होंने मेरे साथ ये वाली चाल चली। बल्कि एज सच मेरी जो कविता थी वो तो रियल ही थी, एक्चुअली थी, और मैंने तभी रचना की थी रात को ही, और मेरी फ्रेश कविता थी, ठीक है। तो ये स्पाई रखता है, इसको सब पता चल जाता है, और इसने अभी और ज्यादा उसको जो है वो रिवेंज लेने का उसको मन होता है कि भाई मेरे अहंकार को तूने ठेस पहुंचाई है, अभी मैं तुझसे बदला लूंगा। अभी ये जो मंत्री है उसको एक्चुअल में कोई आइडिया ही नहीं था कि ये जो कविराज है उसको पूरी पोल खुल चुकी है, उसकी पूरी फैमिली की पोल खुल चुकी है। ये मंत्री को आइडिया नहीं था। अभी शब्दाल जो है वो अपना लाइफ जी रहा था, कविराज ने पूरा स्पाई वगैरह कर दिया था, अभी वो प्लानिंग में लग गया था कि इस मंत्री को कैसे वो नीचा दिखाना। उसने क्या स्टार्ट किया कि कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे राजा तक न्यूज पहुंचे। उसके लिए वो थोड़ा 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 जहर राजा के मन में डाल रहा था। राजा से मतलब वो राजा ने तो ऑलरेडी रिश्ता तो तोड़ दिया था वो कविराज से, लेकिन फिर भी कहीं ना कैसे किसी ना किसी के थ्रू राजा के मन में वो जो शगदाल मंत्री जो उसका था, मेन मंत्री, राइट हैंड, उसके लिए वो जो है कुछ ना कुछ बुरे वर्ड्स बोले जा रहा था। अभी ये जो शगदाल मंत्री, उसका जो बड़ा बेटा यानी कि स्थूलीभद्र, जो हमारा आज का जो हीरो है, वो स्थूलीभद्र जो था वो अपने खुद के घर पे नहीं रहता था, वो किसी वैश्या के घर पे जाके रहते थे। और उनका जो छोटा बेटा था श्री यक, क्योंकि जो श्री यज्ञ जो था वो छोटा दूसरा बेटा था,
उनकी शादी की बात चल रही थी, और उनकी शादी के टाइम पे ये जो श्रीयक और उनका जो पिता यानी कि शगदाल मंत्री, उन्होंने उनके घर पे बहुत ही एंशियंट टाइम के और पुराने ऐसे शस्त्र वगैरह उन्होंने राजा के लिए जमा करके रखे थे। किस लिए? क्योंकि हम जो है, जैसे वो शादी वगैरह होती है तो गिफ्ट्स देते हैं, तो अभी ये तो राजा है, राजा को एक तो इनविटेशन भी देना है कि भाई आप हम मतलब मेरे पुत्र के जो शादी ब्याह है उसके अंदर जरूर से आना। और ये जो गिफ्ट वगैरह भी है, हम लोग साथ में लेकर जाते हैं ना कुछ स्वीट्स वगैरह या गिफ्ट वगैरह, तो वैसे ही ये शगदाल मंत्री ने और ये उनका जो बेटा था श्रीय, उन्होंने डिसाइड किया कि हम राजा के लिए ये सारे जो शस्त्र वगैरह है उनको युद्ध में काम आएंगे, तो ऐसे पुराने शस्त्र जो है वो इनके इनको देने के लिए वो लेकर जाने वाले थे। अभी ये जो शगदाल मंत्री है उसको ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से राजा और मेरे खुद के रिलेशन के अंदर कुछ ना कुछ मन मुटाव हो ही रहा है। मैं कुछ बोलता हूँ, राजा कुछ और बोलते हैं। और उसने भी क्या किया, अपने खुद के गुप्तचर, और क्योंकि वो मंत्री के पद पे था, उनको उनके पास तो बहुत ज्यादा स्पाई वगैरह थे, उसने क्या किया, ये जो राजा के पीछे ना कुछ स्पाई लगा दिए। अभी वो गुप्तचर क्या करते थे, वो राजा के पास जो जो न्यूज वगैरह आती थी ना, उसको पता चल गया कि ये जो कविराज जो था उसका दुश्मन बन चुका था, और उसने जो है वो राजा को मंत्रिश्वर यानी कि शगदाल के बारे में बहुत ही खराब खराब सोच उनके दिमाग में डाली, बहुत ही कुछ खराब खराब बोलने लग गए। और उसी के चलते ये जो राजा जो है वो मंत्री से बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और उनको अभी वो मंत्री अच्छे नहीं लगते थे। और उसके कारण ये गुप्तचर ने सारे की सारे बातें बता दी कि ये जो कविराज है आपके लिए वो पूरा प्लानिंग कर रहा है आपके बारे में। उन्होंने ये यहाँ तक कि बोल दिया है कि आप जो है वो बेटे का इनविटेशन देने के लिए आ रहे हो, और साथ में ये पूरे शस्त्र लेकर आए हो आ रहे हो, और ये शस्त्रों से आप राजा का वध करने वाले हो, मतलब राजा को मारने वाले हो। अभी ये सारी चीजें वो कविराज ने ये राजा तक पहुंचाई थी, और राजा के आसपास के जो गुप्तचर थे वो सारी की सारी बातें ये मंत्रीश्वर के पास लेकर आते हैं। अभी ये मंत्री, ये राजा और ये कविराज, कविराज ने गलत काम कर लिया, अपना रिवेंज ले लिया, बदला पूरा किया, सारी गलत बातें राजा के मन में डाल दी। राजा अभी पहले कविराज पे क्रोधित था, अभी मंत्री पर क्रोधित। राजा का रोल खत्म, कविराज का रोल खत्म, अभी आता है ये मंत्रीश्वर। अभी ये जो मंत्री था उसको दिमाग में आ गया कि भाई राजा जो है अभी बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं है, कुछ भी अगर मैं अच्छा भी करूंगा तो वो उल्टा ही लेगा। मंत्री जो है अपने बेटे को श्री यक को बुलाता है, वो स्थूलीभद्र तो अपने घर पे रहते नहीं थे, वो वेश्या के घर पे रहते थे, राइट। तो अभी ये श्रीयक और शगदाल मंत्री, मतलब बेटा और पुत्र दोनों बात कर रहे हैं। शगदाल मंत्री जो है अपने बेटे को बोलता है कि कल जब हम आपकी शादी का इनविटेशन देने के लिए राजा के पास जाएंगे, ये शस्त्र वगैरह लेकर जाएंगे, ये वेपन्स वगैरह लेकर जाएंगे, वो समझेगा नहीं। इसीलिए मैं जो कहता हूं आपको कल वही करना है, पूरे राज्यसभा के अंदर मेरा गला काट देना है। वो एकदम से वो बेटा जो है वो, क्योंकि पहले के जमाने में छोटे उम्र के अंदर, छोटी एज के अंदर शादी हो जाती थी, वो उन्होंने क्या किया, वो एकदम से ज्यादा शॉक में आ गया। उसने बोला कि पापा आप क्या बात कर रहे हो, आपको मालूम भी है, और मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ। मतलब वो महज होगा कुछ 14 15 16 साल का लड़का, और उन्होंने बोला कि मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं जो कहता हूँ वो ही आपको करना पड़ेगा, आपको पिता की बात सुननी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर मतलब पिता का वध करना, वैसा पितृदोष लग जाएगा मेरे ऊपर। अभी ये जो पिता है उन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई उपाय, और कोई उपाय है नहीं मेरे पास। मैंने सारी हर एक जगह पर, जैसे वो चेस में हम लोग चाल वगैरह देखते हैं ना कि यहाँ से रानी मरती है, यहाँ से राजा मरता है, या हर एक एंगल हम लोग वो चेस के गेम के अंदर देख लेते हैं। तो वैसे ही ये जो मंत्री है उन्होंने बोला कि मैंने हर एक युक्ति लगाकर देख ली है, किसी भी युक्ति का काम नहीं आने वाला है, अभी मैं जो कहता हूँ वही आपको करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे सर पे पितृ हत्या का दोष मैं नहीं ले सकता हूँ,
मैं मेरे पिताजी को मैं मार नहीं सकता हूँ। तो इन्होंने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, मैं मेरी एक अंगूठी के अंदर मैं एक जो थोड़ा सा जो पॉइजन आता है वो पॉइजन को रखूंगा, और जैसे ही मैं राजा के सामने ऐसे झुकूंगा और वो अंगूठी के अंदर से वो पॉइजन खा लूंगा, वैसे ही आपको सिग्नल मिल जाएगा और उसी टाइम पे आपको जो है मेरा सर धड़ से अलग कर देना, यानी कि मेरा सिर काट डालना। तो ऐसा पुत्र को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो मंत्री। अभी उसने बोला पर मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो, आप ऐसा समझना कि किसी मृत व्यक्ति को, मतलब ऑलरेडी ऑलरेडी जो मर गया है उस व्यक्ति को आप मार रहे हो। क्यों ये करना? क्योंकि अगर आप जो है वो राजा के सामने अच्छे नहीं बनोगे, राजा के सामने अच्छे नहीं दिखोगे, तो आपको जो है मेरे जाने के बाद मेरी जितनी भी संतानें हैं सभी को वो मार देंगे। क्यों मार देंगे? क्योंकि अभी उनको जो है मेरे पे शक हो गया है। अभी ये शक का कोई निवारण नहीं है। आप जो है अगर उनके सामने अच्छे बन जाओगे और उनके सामने मुझे मार डालोगे, तभी वो जो राजा है आपके पक्ष में आ जाएंगे। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है पिताश्री, हम जाएंगे कल, और आपने जैसा बोला वैसा वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपने मन को मनाते हैं और पिता को वचन देते हैं। अभी ये दोनों जो है दूसरे दिन सुबह जाते हैं और पूरा अपना शस्त्र वगैरह भी लेकर जाते हैं जो उनके पास पड़े हुए थे वो भी, और उनका पूरा इनविटेशन, और अच्छे से ठाट माट से राजा के दरबार में जाते हैं। अभी ये जो राजा है वो एकदम टॉन्ट के आवाज में उनको बोलता है, वेलकम वेलकम कुछ भी नहीं, मंत्रीश्वर आए हैं, इतने सालों से उन्होंने अपने पूरा, जैसे वो होता है ना कि 10-15 इयर्स हमने एक ही जॉब पे लगा दिया, तो उन्होंने तो 10-15 इयर्स से भी ज्यादा पूरा अपना जीवन जो है इस मंत्री पद को संभालने में, इस किंगडम को संभालने में लगा दिया था। और वैसे ही ये जो राजा है, एक छोटी सी किसी की बुराई के कारण, वो भी उन्होंने, वो कविराज ने बोला था इसके कारण उन्होंने वो मंत्री पे से ट्रस्ट अपना मतलब निकाल दिया था, और वो मंत्री पर अभी ट्रस्ट नहीं करते थे, और एकदम ही टॉन्ट की भाषा में उनको बोला कि आइए आइए, अब कौन सा आप चाल चलने वाले हो। ऐसा टॉन्ट सुनकर ही उनको लगा ही कि हाँ भाई, ये जो राजा है इससे यही एक्सपेक्टेशंस थी। अभी मैं जो चाल चलने वाला हूँ वो एकदम करेक्ट है, मैंने अपने बेटे को सब सिखा दिया है, वो अच्छा हो। जैसे ही वो मंत्री जो है वो राजा को इनविटेशन देता है और बोलता है कि मेरे बेटे की शादी है और आप ये स्वीकार करो, और वैसे ही ये अंगूठी में से वो जहर पीते हैं और उनके बेटे को तुरंत सिग्नल मिल जाता है और वहीं पे वो उनका गला काट देते हैं। अभी आगे क्या होता है कि जैसे ही उनका गला काटते हैं, वो राजा जो है एकदम ज्यादा शॉक में आ जाते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ, मैंने तो कहीं आदेश भी नहीं दिया था और कुछ भी नहीं, ना ही मैंने सोचा था कि मैं ये मंत्री को मारूंगा जान से। वो धीरे धीरे करके वो मंत्री को सिर्फ खुलासा करने वाले थे, लेकिन इन्हीं के बेटे ने, खुद के बेटे ने खुद के पिता को मार दिया। और वो जो राजा है उतना ज्यादा शॉक में आ जाता है और वो बोलता है कि ये क्या कर दिया आपने, अपने ही पिता को मार दिया। तब जाके ये जो पिताश्री है, सॉरी, इनका जो बेटा है श्रीयक, वो बोलता है कि जो मेरे पिताश्री है वो द्रोही थे, वो राजद्रोही थे, आपको मारने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे। तो उनके पिता ऑलरेडी डेथ हो गई थी उनकी, इसीलिए उनको खुद की परवाह तो थी नहीं कि हाँ मेरे बारे में जो भी सोचे राजा, अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा पूरे पूरा परिवार बचना चाहिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद मुझे तो वो राजा खत्म करेगा ही और मेरा पूरा फैमिली को भी खत्म करेगा। उसके चलते उससे अच्छा है मैं खुद मर जाऊं और मेरे बेटे को उसके सामने मैं अच्छा पोर्ट्रे करूं, ताकि वो उसको मंत्री पद दे और उसको अच्छे से रखे, मेरा पूरा फैमिली सेफ रहना चाहिए। ये राजा अभी ये जो है ये बेटे की वाहवाही करता है कि आप कितने ज्यादा बहादुर हो, कितने ज्यादा मतलब ट्रस्टवर्दी हो, और कितना ज्यादा आपको राज्य की परवाह है। आपने जो है अपने खुद के पिता को मार दिया, ऐसे राजद्रोही व्यक्ति को मार दिया, सोचा भी नहीं कि वो आपके पिताश्री है। वो राजा बहुत ही ज्यादा उससे प्रसन्न हो जाता है, और अभी जो है वो राजा उसकी साइड ले लेता है। जैसे वो मंत्रेश्वर ने पूरा प्लानिंग किया था वो एकदम बरोबर बैठा।
वैसे ही ये राजा ने तुरंत ही उनको जो है वो फटाक से इनको मंत्री पद का निमंत्रण दे दिया कि अभी ये आपके पिता ने इतने सालों से मंत्री पद संभाला था, अभी आपसे ज्यादा लायक मैं किसी और को मंत्री के रूप में नहीं देख सकता, आप ही मेरे नेक्स्ट मंत्री हो। अभी आगे क्या होता है वो हम कल के क्लास में देखेंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू होने वाली है। तो आज हम यहीं पे स्टोरी को अपने एंड करते हैं, और कल इसी स्टोरी को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं पे अपना क्लास को एंड करते हैं। अपने आप को आप अनम्यूट करके कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है स्टोरी में नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। तो ये जो है ये अपनी मान जो चार कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, तो उसमें से कल जो था हम लोगों ने क्रोध के ऊपर पूरी स्टोरी ली थी, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। आज जो है ये मान के ऊपर हम लोगों ने स्टोरी ली। जो अहंकारी होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मान के ऊपर उनको जो रहता है कि मैं कभी झुकूंगा नहीं, मुझे झुकना आता भी नहीं है। और ऐसे ही लोग जो रहते हैं वो ना ही कभी प्रायश्चित ले पाते हैं, ना ही किसी के सामने सॉरी भी नहीं बोल पाते हैं, ना ही आलोचना वगैरह ले पाते हैं, किसी के सामने झुकते भी नहीं। तो ऐसे व्हाइट बोर्ड, हाँ अगर किसी ने ये व्हाइट बोर्ड शेयर किया है तो हाँ, आर्जव जैन का वाइट बोर्ड, ओके फाइन, ठीक है। तो वैसे ही ये आज मान का जो टॉपिक था, ये कैसे वो कविराज को अपनी कविता पे मान था और उसने क्या सोचा कि ये पूरा जो मंत्रिश्वर का जो फैमिली है मैं उसको कैसे खत्म करूं। अभी लेकिन आगे जो है उसी स्टोरी में वापस से ये जो स्थूलीभद्र है उनको भी ये ही मान नाम का जो पाप है, उनको भी वही चीज अड़ता है, और उनकी भी लाइफ में जैसे ये कविराज का स्टॉप लग गया था, उनकी भी कविता स्टॉप हो गई थी, वैसे ही इनको भी जो है ज्ञान, इनका मान के कारण जो है ये ज्ञान चला जाता है, अभिमान। जैसे हम बोलते हैं ना, इतना ज्यादा अभिमानी व्यक्ति है। तो एक मूवी में बहुत अच्छी आई थी अभिमान करके, उसमें अमिताभ बच्चन और रेखा, ये दोनों की एक स्टोरी चलती है, कितना ज्यादा दोनों ही बहुत ही अच्छे सिंगर होते हैं। लेकिन एक जो अमिताभ बच्चन है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो वाइफ है रेखा सॉरी, उनकी जो वाइफ जया जी, जया बच्चन, तो उनकी जो वाइफ है वो इतना सुंदर गाती है, और उनको ही हर एक उसके अंदर उनको ही वाहवाही मिलती है और मुझे वाहवाही नहीं, जबकि सिंगिंग उन्होंने पहले स्टार्ट की थी। और ये जो जया बच्चन है पूरा का पूरा वो जितना भी फैन फॉलोअर्स है उनका वो ले लेती है। अभी इनको जो है बहुत ही ज्यादा मान हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत ही अच्छा सिंगर था, और उसी के कारण उनके पूरे सिंगिंग करियर तहस नहस हो जाता है। वो अपना सिंगिंग पे ज्यादा ध्यान ना देकर फैन फॉलोइंग पे और ऑटोग्राफ्स पे और उन सब पे ध्यान देते हैं, और उसी के चलते सारे के सारे वो जो सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह रहते हैं वो जया बच्चन लेकर जाती। तो वैसे ये पूरी एक मूवी थी अभिमान करके, तो उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ, जैसे बहुत सारी मूवीज सॉन्ग्स वगैरह भी रहते हैं, तो उससे हम क्या ले सकते हैं, वो मतलब अच्छी ही चीजें हम जो है वो उनको ग्रहण करना है। तो वैसा अभिमान जो है किसी भी व्यक्ति को वो छोड़ता ही नहीं है, अभिमान जो है वो मुंह के बल अपने को गिराकर ही रहता है। तो वैसे हम जो है ये अभिमान रूपी पाप के अंदर ना गिरे, तो वैसा हमको चेक करते रहने का। तो अभी आगे नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है, शगदाल जो था वो तो मर गया, लेकिन उनकी पीढ़ी कैसे वो आगे जाती है और कैसे उनके साथ क्या होता है, वो हम कल के क्लास में स्टोरी को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला है तो मनवचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, सबका खूब खूब धन्यवाद। प्रणाम।